जैसे कि आपको मालूम है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में, और हमने फास्फोरस के इन सब के बारे में ऑक्साइड्स हमने बताए थे कि अगर हम क्या करते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होकर के आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बताए थे। नाइट्रोजन जो है 5 तरह के ऑक्साइड बनाता है, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। जो एक पार्ट यहाँ पर रह गया था मैं आज उसको एक्सप्लेन करती हूँ पहले। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, अब हमसे ये कहा गया है आपके पास अमॉन्ग दीज ऑक्साइड्स, ठीक है, विच इज मोर एसिडिक, कि अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना हो ना तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं वो कैसे हैं। तो आप देखो ये सारे के सारे कंपाउंड जितने भी हैं ये N और O से बने हुए हैं, मीन्स एलिमेंट इज सेम। सब में नाइट्रोजन है, सब में जो है ऑक्सीजन है, तो एलिमेंट्स जो है यहाँ पर वो सेम यूज हो रखे हैं। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स यूज हैं तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देखो। इसका कितना आएगा, +1, +2, +3, +4, +5, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। मीन्स अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर निकालना हो और अगर एलिमेंट सेम हो तो आपको क्या देखना होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर मेनली डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो क्या करें। जैसे इसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो कौन सा होगा, N2O5 होगा, बिकॉज यहाँ पर +5 चार्ज है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें जरा कि अगर हमारे पास हो एलिमेंट अलग अलग, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमोनी के, बिस्मथ के। अगर मैं इनके ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, कोई भी अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो जैसे सपोज मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का हमने N2O3 उठा लिया तो फास्फोरस का बनेगा P2O3। अब जैसे डायमर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो P4O6। एंटीमोनी का लेते हो तो क्या बनेगा, AS4O6। और अगर इसका लेते हो आर्सेनिक का हो गया, एंटीमोनी का लेते हो तो SB4O6। ठीक है ना, बिस्मथ का तो एक ही बनता है सिर्फ, और वो भी बनता है Bi2O3, कोई डायमर नहीं बनता। तो अगर हमसे ये कहा गया कि हमारे पास ये सारे के सारे कंपाउंड्स है तो सारे एक ही फॉर्मूला का M2O3 है हमारे पास। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि जरा इनमें बताओ कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो यहां पर अगर एलिमेंट हो डिफरेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं और एसिडिक कैरेक्टर निकालना हो तो आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेयर करनी पड़ेगी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही से उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो क्या कर लेगा, नेचर वाइज कैसा हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है, अगर मेटल के ऑक्साइड्स की बात करते हो तो वो कैसे होते हैं, बेसिक। ठीक है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक। ये तो हम पढ़ते हैं ये चीज। तो मेटल का अगर कोई ऑक्साइड लेते हो, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग जितना बढ़िया मेटल होगा उसका ऑक्साइड बनाओगे तो उतना ही वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, समझ में आया। अब मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, उतना ही वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और जो मेटल जो है, जो नॉन मेटल जो है, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं गेन करेगा, उतना ही वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट पर ही ये बेस्ड है। तो हमने बताया अगर एलिमेंट हो सेम तो यूज करोगे आप ऑक्सीडेशन नंबर, जो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा वही उतना ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर एलिमेंट्स हो डिफरेंट तो चेक करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर,
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन करने की पावर ज्यादा, तो वही ज्यादा एसिडिक। अब यहाँ भी ऐसे ही ना, जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज +5 है, तो इसका अट्रैक्शन करने की पावर ज्यादा है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, जितना ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अट्रैक्शन करने की पावर ज्यादा, उतना ही ज्यादा एसिडिक। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका मतलब उसमें अट्रैक्शन करने की पावर ज्यादा होगी, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक। तो ये तो हमने पढ़ा एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। अब हम आगे आते हैं, कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम यही फैमिली लेके चलें, ग्रुप नंबर 15 की फैमिली, जैसे हमें मालूम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ठीक है, अगर मैं नेचर में बात करती हूँ तो नेचर में N मिलता है N2 की फॉर्म में, बाकी सारे मिलते हैं P4, AS4, SB4, Bi4 की फॉर्म में। क्वेश्चन आता है कि क्यों नाइट्रोजन मिलता है N2, एयर में आपको मालूम है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है, मतलब डाई मतलब कि 2 एटॉमिक, ये डायटॉमिक है। बाकी फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे 4 के ग्रुप में मिलते हैं। 4 मतलब टेट्रा एटॉमिक। क्वेश्चन आता है ये नाइट्रोजन डायटॉमिक है, बाकी सारे के सारे टेट्राटॉमिक है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा होने की वजह से क्या होगा? एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2,5। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही है, साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ओवरलैपिंग अच्छे से हो गई। ये पहली बॉन्ड बनी सिग्मा, फिर बनी पाई, फिर बनी पाई। सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कॉन्फिगरेशन भी देखो तो कैसे लिखते हो? 1s2, 2s2, 2p3। इसका लिख रहे हो यही 1s2, 2s2, 2p3। 2p ओवरलैप विद द 2p, 2p3। इसका भी ये 2p3। तो पहले सिग्मा, दूसरी पाई, तीसरी पाई, और पाई भी कौन सी है? पी पाई। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से जो है वो क्या करेगा? एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट, तो इट मीन्स इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटॉमिक। ठीक है, लेकिन वाइल इन द केस ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, द साइज इज समवट क्वाइट लार्ज। साइज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो गया? कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अट्रैक्शन कम होने की वजह से अगर मैं फास्फोरस की बात करती हूँ तो फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी दूसरे फास्फोरस के साथ इंटरेक्शन करता है, लेकिन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में 5 है। साइज बड़ा होने की वजह से पहली बॉन्ड तो बन जाएगी सिग्मा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ फास्फोरस, पी के साथ सिग्मा बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिमिलरली आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये कोई भी जो है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ द लो अट्रैक्शन। साइज बड़ा होने की वजह से जो है, अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो है ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएंगे। एक बनेगा तो ये क्या होगा? 5 का 6 हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, इसलिए दूसरे पी से जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ एक और बना लेगा तो 7 हो जाएंगे, एक और पी से जुड़ना पड़ेगा तो एक और हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे। मतलब एक पी को 3 पी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। दोबारा से समझ सकते हो क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर एक फास्फोरस 3 फास्फोरस के साथ जुड़ रहा है। क्या रीजन है? फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 8 करना है तो एक पी यहां से जुड़ेगा, एक पी यहां से जुड़ेगा, एक पी यहां से जुड़ेगा, तब जाके 8 होंगे इसके। मतलब पी कैन मेक ओनली सिंगल बॉन्ड विद द अनदर पी ड्यू टू द लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट कैन नॉट अफोर्ड पी पाई बॉन्ड और द पाई बॉन्ड। तो उसने कैसा बॉन्ड बनाया? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 5 से यहां से और 6 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में 1p हैव टू कंबाइन विद द अदर 3p एटम्स, सो द यूनिट इज p4 एंड इट्स शेप और हाइब्रिडाइजेशन देखो आप जरा, 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। शेप क्या आ गई? पिरामिड जैसा बन गया। ठीक है, इसकी जो शेप होती है ये इस तरह का होता है, पिरामिड टाइप का। 1p जो है 3p नीचे होंगे और एक पी ऊपर होगा, तो ये तीनों के साथ कंबाइन है। ये हमारे पास P4 का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही जो है सभी के केस में आ रखा है। फिर एक और भी क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है एयर में मिलता है गैस की फॉर्म में, लेकिन ये फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब मिलते हैं सॉलिड की फॉर्म में। क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा होने की वजह से दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने की वो ज्यादा कोशिश नहीं करेगा। क्या करते हैं हम? जिसका साइज ज्यादा हो, एक तो साइज नाइट्रोजन का बहुत छोटा है,
बिस्मथ का बड़ा है। साइज कम, सरफेस एरिया कम, कम पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे तो अट्रैक्शन भी कम रहेगा। अट्रैक्शन कम रहेगा, वन टू वन इंटरेक्शंस कम रहेंगी दूसरे के साथ, तो इसका मतलब जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी हो जाएगी, गैस। लेकिन एज वे मूव डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेज, मोर द साइज, मोर द सरफेस एरिया, more particles come in contact, more interactions, more van der Waals interactions, that's why exist in the form of solid। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि ट्रिपल बॉन्ड क्यों एक्वायर करते हैं नाइट्रोजन, दूसरा मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस होता है, तीसरा मैंने आपको बताया नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाकी सब की अगर मैंने बताया इसके अपोजिट में हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर हमें यहाँ पर बात करनी पड़े रिएक्टिविटी को लेकर के नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अगर हम बात करें और रिएक्टिविटी का पॉइंट लेके चलें, तो आपको मालूम है, अभी मैंने आपको बताया कि एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पी और पी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड है तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो डिसोसिएट करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर तोड़ना पड़े तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखिए पी और पी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम। अब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एन और एन के बीच में ज्यादा हो गई, तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया, तो इसका मतलब सीधी सी बात है इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्शन कैसी, रिएक्शन से नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं, हमें मालूम है नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होंगे तो नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फास्फोरस जो है वो कर सकता है, क्योंकि उसमें जो है अवेलेबिलिटी है किसकी, डी ऑर्बिटल्स की, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स उसमें प्रेजेंट है। एक और भी टर्म लेके चलते हो, +1 में भी पढ़ा था कैटेनेशन के बारे में। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग, आपस में जुड़ जाना। वैसे तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया तो कार्बन में ही होती है, लेकिन फिर भी अगर नाइट्रोजन को जोड़ने जा रहे हो, नाइट्रोजन में क्या होता है, सबके पास एक लॉन पेयर है, साइज भी छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड बहुत छोटी बनेगी, बॉन्ड बहुत छोटी बनेगी तो ये लॉन पेयर क्या होंगे, ये तो स्प्रेड होते हैं, इनका आपस में भी रिपल्शन होगा, इस बॉन्ड के साथ भी रिपल्शन होगा, तो जो बॉन्डिंग है वो कैसी जाएगी, काफी वीक। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करते हो, फास्फोरस में भी यही हाल है, एक एक लॉन पेयर है सबके पास, लेकिन बस फर्क इतना है कि फास्फोरस का साइज बड़ा है। अगर फास्फोरस का साइज बड़ा है तो बॉन्ड भी लंबी होगी, बॉन्ड लंबी होगी तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो, अगर हम कह सकते हैं लॉन पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिपल्शन है, वो भी कैसा रहेगा, कम। तो थोड़ा बहुत कैटेनेशन फास्फोरस में बढ़िया हो सकता है बजाय कि नाइट्रोजन के। क्वेश्चन आता है ये फास्फोरस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्फोरस शोज मोर कैटेनेशन देन नाइट्रोजन बिकॉज ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ फास्फोरस द लॉन पेयर रिपल्शन और द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज वीक because of the large bond length, while in case of nitrogen it is quite reverse। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस। हमारे पास यही फैमिली है और हम इसको जो है रिएक्ट करने जा रहे हैं हेलोजेंस के साथ। जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हो हाइड्राइड्स बनते हैं, ऑक्सीजन से करते हो तो ऑक्साइड्स बनते हैं, हेलोजन से करोगे तो बनेंगे हैलाइड्स। और यहाँ जो हैलाइड्स है वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्राई हैलाइड्स और एक होता है पेंटा हैलाइड्स। मतलब एम तो है ही, हेलोजन जोड़ रहे हो, मान लो क्लोरीन जोड़ रहे हो तो एक तरफ तो 3 हेलोजन जुड़ेंगे और एक तरफ 5 जुड़ेंगे। 3 को हटाओगे तो एम पे साइन आएगा +3, 5 को हटाओगे तो साइन आएगा +5। मैंने आपको बताया था अगर आपको बताना है कोवलेंट कैरेक्टर तो पॉजिटिव आयन मस्ट बी स्मॉल इन साइज, मतलब चार्ज ज्यादा, तो ये जो है ज्यादा कोवलेंट है बजाय कि इसके। ठीक है, M+5 इज मोर कोवलेंट देन M+3 ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ट्राई हैलाइड्स में, अगर मान लो मेरे पर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मथ है, इसका हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ रिएक्शन कराया तो ट्राई हैलाइड्स बने, मतलब 3 जैसे मैं NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3, इनकी फॉर्मेशन होगी। और अगर 5 की बात करते हो तो आपको मालूम है नाइट्रोजन जो है 5
के साथ नहीं बना सकता। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवलेंसी होती है वो तो 4 तक ही होती है, 5 बॉन्ड ही नहीं बनती, बाकी में बन जाएगी। प्रॉब्लम किसमें आई? बिस्मथ में। बिस्मथ में जल्दी से नहीं बनता है पेंटाहालाइड। क्यों नहीं बनता? 5 बॉन्ड यूज में नहीं आती ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिर्फ एक ही केस है यहां पर बन सकता है, बिस्मथ का +5। इट कैन ओनली बी स्टेबलाइज विद दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F-, और ये क्या बना सकता है? सिर्फ BiF5। सिर्फ यही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। तो जो कहने की बात यहां पर ये है कि ट्राइहालाइड्स और पेंटाहालाइड्स हुए, आप हेलोजन कोई भी यूज कर सकते थे। अब ट्राइहालाइड्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखो इसका जो स्ट्रक्चर NCl3 PCl3 कोई भी उठा लेते, चलो इन दोनों का ये उठा लेते, PCl3 और PCl5। PCl3 एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फिगरेशन 285, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 क्लोरीन, 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन सभी का sp3, शेप एक लॉन पेयर होने की वजह से सभी की पिरामिडल, सभी में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइहालाइड्स में। ठीक है, लॉन पेयर की वजह से जो है, मैंने आपको बताती हूँ मैं बॉन्ड जो अगर यहाँ पर बात कर जाए टेट्राहेड्रल की, तो जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल कम होता है बिकॉज यहाँ पर क्या है? लॉन पेयर है। लॉन पेयर स्प्रेड करता है, स्प्रेड करेगा तो रिपल्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड्स नजदीक आ जाएंगी, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। तो पिरामिडल का बॉन्ड एंगल कम होता है बजाय कि टेट्राहेड्रल के। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर हम सभी में कंपैरिजन करना चाहें, NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 BiCl3, मैं सबका छोड़ो, मैं 2 एग्जाम्पल का ड्रॉ कर लेती हूँ। NCl3 आप सोच के भी बता सकते हो, कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था। BiCl3 किसका बॉन्ड एंगल कम और किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? आप फर्क देखो, इसमें फर्क N और Bi का फर्क देखो, साइज का। N का साइज छोटा है, Bi का साइज बड़ा है। जितना साइज बड़ा होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी। N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Bi की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, इसका साइज बड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर NCl3 में बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक रहेंगे नाइट्रोजन के, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज छोटा है। साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखेगा। ठीक है, अब जिसकी वजह से हुआ क्या, अगर हम चेक करके देखें तो उसकी वजह से ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो गया? रिपल्शन। क्लियर हुआ? क्या स्टार्ट हो गया दोनों में? रिपल्शन। अगर रिपल्शन हो जाएगा तो बॉन्ड्स को खुलना पड़ेगा, तो NCl3 का ज्यादा, BiCl3 का कम। रीजन समझ में आया होगा? NCl3 का जो है बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, BiCl3 का कम होगा। रीजन बिकॉज नाइट्रोजन और बिस्मथ में फर्क देखा, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर ऑन द नाइट्रोजन, जिसकी वजह से बेसिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड्स खुल जाएंगे। ऐसी एग्जाम्पल और भी देख सकते हो। मान लो मैंने क्या किया, मेन एलिमेंट चेंज कर दिया। अगर मान लो मैं एलिमेंट सेम रख दूं तो NF3 NCl3 NBr3 Ni3, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? आप NF3 देखो और आप Ni3 देखो। अब नाइट्रोजन का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन सब में सेम है, हम नाइट्रोजन देखेंगे ही नहीं, हम तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखेंगे। फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पकड़ के रखेगा अपनी तरफ। आई का साइज बड़ा है, अगर आई का साइज बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहेंगे? दूर रहने चाहिए। अगर आई की बात करते हो, आई का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर रहेंगे। दूर रहेंगे तो किसके नजदीक रहेंगे? नाइट्रोजन के नजदीक रहेंगे। तो यहां रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड्स ज्यादा खुल जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा, Ni3 का। फर्क किसका देखा? F और I का। वैसे तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, स्ट्रिक हाइड्रेंस। आई का साइज इतना बड़ा है, स्ट्रिक हाइड्रेंस हो गया, जिसकी वजह से बॉन्ड्स को खुलना पड़ा। लेकिन मेन आंसर तो यही है कि फ्लोरीन और आयोडीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन,
तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के रखेगा, यहीं पर आएंगे, आयोडीन में दूर चले आएंगे, तो नाइट्रोजन के नजदीक नजदीक हो गया, रिपल्शन ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड से खुलना पड़ा, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया इन केस ऑफ Ni3। ठीक है, इसी से हमें ये तो हमें बड़ा बॉन्ड एंगल के बारे में, जैसे मैं ट्राइहलाइड्स के बारे में बता रही हूँ, तो यहीं से मैं एक और भी चीज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे NF3, NCl3, NBr3, Ni3। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट लगाती हूँ फेजान्स रूल। आपको मालूम है फेजान्स रूल इज मेनली यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग कोवलेंट कैरेक्टर। Fezan's rule is mainly used for determining the covalent character. According to Fezan's rule, positive ion must be small in size. Negative ion must be large in size. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सबका पॉजिटिव आयन जो नाइट्रोजन अगर मैं लेके चलती हूँ तो यहाँ पर सबका एक जैसा सा है। फर्क किसका रखा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। आयोडीन का साइज लार्ज होने की वजह से अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आयोडीन कैसा आ रखा है? लार्ज इन साइज आ रखा है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आयन छोटा होगा, नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा, वो उसको उतना खींचेगा। जितना खींचेगा उतना ही चार्जेस क्या होंगे? न्यूट्रलाइज होंगे। चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे तो इसका मतलब जो है आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनमें चेक करके देखें तो मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन का साइज सब में सेम है। ठीक है, हालांकि नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता नहीं है यहाँ पर, लेकिन कंपैरिजन कर रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो ये जो जितने भी कंपाउंड्स हमने नोट किए हैं, दे ऑल आर कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, ये कोवलेंट इन नेचर के होते हैं। क्यों? रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रखा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो बॉन्ड्स बनेंगी ना, वो बॉन्ड्स कैसी बनेगी? कोवलेंट बनेगी, आयनिक बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई कहता है कि आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन करके देखो, तो नॉर्मली क्या होता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो जो टेंडेंसी ऑफ आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बट जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है वो उसके हिसाब से क्या समझ सकते हैं हम? यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं नाइट्रोजन का साइज चेक नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आयोडीन का साइज चेक करती हूँ, तो आयोडीन का साइज नेगेटिव आयन का साइज लार्ज है। लार्ज नेगेटिव आयन का साइज होने का मतलब कि वहां पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। अगर न्यूट्रलाइजेशन होगा तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा? ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा बजाय के ऊपर के। ठीक है, रीजन समझ में आया? ड्यू टू द साइज ऑफ नेगेटिव आयन। अकॉर्डिंग टू लार्ज साइज ऑफ नेगेटिव आयन, मोर डिस्टोर्शन इज देयर, more polarization is there, that's why more neutralization of charges, positive or negative charges occur, that's why Ni3 becomes more covalent। ठीक है, अगर दूसरी एक और भी बात करते हैं, यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी को लेकर भी बात करती हूँ, विच इज मोर स्टेबल, NF3 और Ni3। मैं सिर्फ इन दो को देख लेते हैं, NF3 और Ni3। N का साइज छोटा है, F का साइज छोटा है। इफ द टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज एटम्स ओवरलैप ईच अदर, अगर दो एटम्स एक दोनों का साइज एक जैसा सा हो, ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ पर इंटरेक्शन कैसी हो गई है? स्ट्रांग हो गई है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। तो सीधी सी बात है, जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन अगर एक छोटा और एक बड़े साइज का पार्टिकल आप ओवरलैप करोगे तो साइज में डिसिमिलैरिटी होने की वजह से इंटरेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बॉन्ड लंबा हो जाएगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी नहीं, तो फिर ओवरलैपिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग भी अच्छे से नहीं होगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक। ठीक है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एन और एफ का साइज दोनों का साइज छोटा होने की वजह से ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी। ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी तो जो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जो बॉन्ड, जो एनर्जी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी, जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रांग। यहाँ पर ड्यू टू द डिसिमिलर साइज आइटम्स ओवरलैपिंग बिकम्स वीक, दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज वीक। ठीक है, और जब बॉन्ड बनता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्वेश्चन आता है व्हाई NF3 इज एक्सोथर्मिक इन नेचर? NF3 एक्सोथर्मिक होता है, बाकी नहीं। रीजन कि NF3 में N और F का साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा। ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर।
तो जो स्टेबिलिटी है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर मैं इनकी बात करती हूँ इन्हीं कंपाउंड्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ NF3 बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। NCl3 बहुत कम मिलता है, NBr3 NI3 तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगर हमें इनको एग्जिस्ट कराना है तो हमें इनका अमोनिया के साथ सॉल्यूशन रखना पड़ेगा। दे एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिएट। क्वेश्चन आता है NF3 NCl3 NBr3 NI3 में NBr3 NI3 अमोनिएट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज NBr3 NI3 जो है, मैंने आपको बताया NBr3 NI3 में N और Br के बीच का, N और I के बीच का मतलब साइज गैप इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत वीक बनेगी। अगर बॉन्ड वीक बनती है तो वो जल्दी डिसोसिएट हो सकती है, ठीक है। इस कारण से उसको स्टेबलाइज रखने के लिए, और एक और बात, अगर ये बॉन्ड वीक होने और ये टूट जाए तो यहाँ से जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। इस कारण से जो है इसको माइल्ड करने के लिए और इसको लेस एक्सप्लोजिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अमोनिएट्स के साथ सोल्यूशन बना सकते हैं, ताकि क्या हो सके, ये कुछ टाइम तक स्टेबल रह सके, ठीक है। अदरवाइज इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। आयोडीन के वेपर्स जो है, ब्रोमीन के वेपर्स जो है वो एकदम से रिलीज हो जाएंगे। तो क्या NF3 तो स्टेबल है ही, NCl3 की स्टेबिलिटी मतलब है नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर लेता है। लेकिन NBr3 NI3 तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते, उनको तो एग्जिस्ट कराना हो तो उनको अमोनिया के साथ आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिए। आप चाहो तो इनकी आप रिएक्शन भी करके दिखा सकते हो। अगर मैं इनको इनमें से किसी का भी रिएक्शन करके दिखाना पड़े, सपोज मेरे को इनका वाटर के साथ रिएक्शन दिखाना पड़े, तो आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन दिखा सकते हो। आपको मालूम है कैसे दिखाएंगे, H पे प्लस OH पे माइनस। NCl3 में अगर मैं बात करती तो SEL पे क्या होता है, -1 होता है, तो N पे क्या हो गया, +3, ठीक है। तो N कंबाइन करेगा किसके साथ, H के साथ, सॉरी H कंबाइन करेगा किसके साथ, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, 1 मिनट। अगर हम इसको ढंग से करके देखते हैं एक बार, अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन दिखाई है NCl3 के साथ, ठीक है, और मैं इसका वाटर के साथ अगर रिएक्शन दिखाना चाह रही हूँ, आराम से वाटर के साथ रिएक्शन दिखा देंगे। स्पेशली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स तो बहुत जल्दी दिखाएंगे। रीजन मैंने आपको बताया, ड्यू टू द लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है मेटल के नेचर के ऊपर। एक्चुअली में जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इस प्लस माइनस चार्जेस के हिसाब से नहीं बनेंगे। क्यों, मैंने आपको रीजन बताया था थोड़ी देर पहले भी। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन नाइट्रोजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़िया आता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम प्लस माइनस चार्जेस नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी नॉर्मल तरीके से होगी। कैसे, अगर नाइट्रोजन जो है H के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा, NH3 की फॉर्मेशन करेगा। आप चाहो तो इसकी बैलेंसिंग भी दिखा सकते हो। N को 3 H से जुड़ना है तो ये NH3 हो गया, और बचा क्या, 3 क्लोरीन बचे हुए हैं और 3 OH बचे हुए, तो 3 कॉमन निकाल देते हैं। क्या बचा, 3 तो OH और 3 क्लोरीन, तो ये बन गया HOCl। सिमिलरली ऐसी अगर मान लो PCl3 का दिखाना पड़े वाटर के साथ रिएक्शन, तो भी इस तरह जो है रिएक्शन होगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें H और Cl मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनते हैं। P OH के साथ कंबाइन करके, आप देखो 3 क्लोरीन है तो 3 H हो गए, तो P 3 OH के साथ जुड़ेगा, POH थ्राइस, ये बन जाएगा। तो ऐसे कोई खास रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो मैं मेन पॉइंट यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ये कि नाइट्रोजन के क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो है वो रिएक्शन दिखा सकते हैं। ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स को हम जल्दी से यूज नहीं करते बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल। हमने क्लोराइड्स को रिएक्शन दिखा दिया, वो हमने हाइड्रोलाइसिस करके दिखा सकते हो, आप एसिड के साथ रिएक्शन दिखा सकते हो, और दूसरे रिएक्शंस भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर। अब जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर आप जितने हमने पढ़े हैं NF3, NCl3, NBr3, NI3 विच इज मोर बेसिक। क्यों बेसिक कह रहे हो, क्योंकि आप सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। तो लॉन पेयर आ रखा है, लॉन पेयर है तो ये लेविस बेस है ही, लेकिन फिर भी सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन, तो कंपैरिजन करके देख लो किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जिसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। फर्क क्या है, फ्लोरीन और आयोडीन का फर्क है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाई अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पास रहेगी, पकड़ के रखेगा ये। आयोडीन का साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है, तो नाइट्रोजन के पास रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसके पास होगी, नाइट्रोजन के पास। तो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका हो गया, NI3 का। NI3 का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। रीजन हमने बताया क्योंकि NI3 के केस में क्या हो रखा है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और NF3 में जो है फ्लोरीन ने काफी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैप्चर कर ली है, जिस वजह से जो है
फ्लोरीन में कम हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं और एग्जांपल्स मैं लेके चलती हूँ। जैसे सपोज ये तो मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन सब में सेम रख दिया और हेलोजन चेंज कर दिया। अभी हम ना इसमें क्या करते हैं, सपोज NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3। अब हम यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर हम चेक करना चाहें, यहां हमने क्या कर दिया, एलिमेंट चेंज कर दिया और हेलोजन क्या कर दिया, सब में सेम, तो क्या होगा। तो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था, अगर एलिमेंट हो अलग अलग और चेक करनी हो एसिडिक करेक्टर, एसिडिक और बेसिक उल्टा हो जाएगा एक दूसरे से, एसिडिक करेक्टर, तो आप बता सकते हो, मैंने आपको बताया था अगर एलिमेंट हो अलग अलग और एसिडिक करेक्टर चेक करना हो तो क्या करें, तो चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द एसिडिक करेक्टर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, NCl3। NCl3 सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि रिएक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन कहाँ पर जो है ज्यादा एसिडिक हो रहा है, कौन कहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन मेन जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इफ एलिमेंट्स आर सेम देन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो हुए हमारे ट्राइहैलाइड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं पेंटाहैलाइड्स के बारे में। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड बनाता नहीं है। बिस्मथ की बात करते तो बिस्मथ भी जल्दी से नहीं बनाता, बिस्मथ में खाली BiF5 बनता है। ठीक है, बाकी जल्दी से नहीं बनेगा। तो दूसरा का एग्जाम्पल देखते हो, फॉस्फोरस में बन जाएगा, आर्सेनिक में बन जाएगा, एंटीमोनी में बन जाएगा। ठीक है, और पता है एक और भी बात यह है कि इस एंटीमोनी में भी 5-5 क्लोरीन जो है एडजस्ट करना, एक्चुअली में होता क्या है कि आप SbF5 तो बना सकता है, SbCl5 नहीं बन सकता। रीजन क्या है, एंटीमोनी के चारों तरफ 5 क्लोरीन एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, 5 ब्रोमीन एडजस्ट करना और भी मुश्किल, 5 आयोडीन एडजस्ट करना और भी मुश्किल। क्यों, क्योंकि एंटीमोनी के चारों तरफ अगर आपने 5 क्लोरीन, 5 ब्रोमीन या 5 आयोडीन लगाए तो साइज कैसा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। साइज ज्यादा होने की वजह से ये चीजें पास पास होंगी, क्राउड बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्टेरिक हाइड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। अगर एग्जिस्ट कराना है तो हमें छोटे साइज के पार्टिकल्स एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो SbF5 बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आर्सेनिक में भी करते हो तो आर्सेनिक में भी अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर भी जो है मेनली F के साथ ही अटैचमेंट होगा, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जल्दी से अटैचमेंट नहीं होगा। रीजन मैंने आपको बताया, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्टेरिक हाइड्रेंस, जिसकी वजह से जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस में जो है मिल जाएगा हमारे पास। फॉस्फोरस में अगर देखते हैं तो PCl5 भी बन रहा है, PF5 तो बनेगा ही, PBr5 भी बन जाएगा यहाँ पर। अगर मैं बात करती हूँ PI5, ये जल्दी से एग्जिस्टेड नहीं करता PI5, रीजन क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। अगर हमारे पास जो भी पेंटाहैलाइड्स, अगर मैं मान लो PCl5 की बात करती हूँ, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। फॉस्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही क्लोरीन है हमारे पास। ठीक है, 5 क्लोरीन मतलब 5 बॉन्ड होगी, हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3d आ गया। sp3d हो तो शेप क्या हो जाती है, ट्राइंगुलर बायपिरामिडल हो जाती है। क्वेश्चन आता है इसके अंदर, क्या इसके अंदर जो पांचों बॉन्ड है वो बराबर है PBr5 के, PCl5 में क्या पांचों बॉन्ड बराबर होती है, तो नहीं। एक्चुअली में ये जो 2 बॉन्ड्स होती हैं ना, ये कहलाती हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ये तो होती हैं 2, और ये जो 3 बॉन्ड होती हैं ये कहलाती है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये कहलाती है 3। स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये फॉस्फोरस है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। ये एक ऊपर होता है क्लोरीन, एक नीचे होता है। यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। अब 90 का डिस्टेंस कम है, 120 का ज्यादा है। डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन को कम करने के लिए ये बॉन्ड खिंच जाती है, लंबी हो जाती है। Axial bonds are somewhat longer than the equatorial bonds due to the bond angle 90 डिग्री। क्वेश्चन आता है क्या PCl5 में पांचों बॉन्ड बराबर है, नहीं। 3 इक्वेटोरियल है, 2 एक्सियल है। एक्सियल लंबी होती है इक्वेटोरियल से बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एंगल 90 डिग्री विच क्रिएट्स मोर रिपल्शन। सो टू अवॉइड दिस रिपल्शन द एक्सियल बॉन्ड्स आर समवट लार्जर इन साइज देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, फिर अगर हमसे कोई अगर ये देखता है कि बिस्मथ के केस में, मैंने आपको बताया बिस्मथ के केस में नहीं मिलता है
क्या रीजन? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और PCl5 और PCl3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? PCl3। क्यों? ये बॉन्ड्स इतनी लंबी हैं, थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगी। तो PCl5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PCl3 प्लस Cl2 में। क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। तो मतलब PCl5 जो है वो बहुत जल्दी क्लोरीन को निकाल सकता है। क्लोरीन निकाल देना मतलब क्लोरीनेटिंग एजेंट हो गया। क्यों निकाल सकता है? मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज एक्सेल जो बॉन्ड्स होती है दे आर लॉन्गर इन साइज। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि PCl5 एक्चुअली में जो है ये एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड स्टेट के अंदर, तो PCl5 सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है आपको। क्वेश्चन आता है ऐसे कि PCl5 का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। देखो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स वो होते हैं जहां पर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड तब होते हैं जब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के बीच में इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड्स बिकम स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो PCl5 इन रियलिटी PCl5 की फॉर्म में नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, अगर हमें PCl5 का स्ट्रक्चर पढ़ना है वेपर स्टेट में तब तो ठीक है, नॉर्मल स्टेट में पढ़ना तो ठीक है। लेकिन अगर हमें PCl5 का स्ट्रक्चर पढ़ना है इन द सॉलिड स्टेट, तो PCl5 इन द सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में मिलता है। कैसे? 2 PCl5 ले लेते हैं, एक हो गया PCl4 प्लस, एक ने अपना Cl निकाल दिया और एक ने Cl को गेन कर दिया, Cl माइनस को। एक ने Cl प्लस यहां से Cl माइनस निकाल करके इसके पास भेज दिया। ये बन गया PCl4 प्लस PCl6 माइनस। PCl4 एक्चुअली में जो सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में मिलता है। ये आपस में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में इंटरेक्शन होगी, नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 4 है, तो अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा 4 के लिए? हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल। अगर PCl6 की बात करते हो तो 6 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कैसे बनाएंगे? एक फास्फोरस, एक ऊपर और एक नीचे। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। PCl5 in the solid state exist in the form of ions PCl4 plus and PCl6 minus। PCl4 plus जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, PCl6 माइनस जो है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। रीजन सबको समझ में आ गया होगा। और एक और बात, इसी वजह से जो है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको गर्म किया जाए, मोल्टन स्टेट में लाया जाए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज आयंस बिकम फ्री। अगर आयंस को फ्री कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो PCl5 जो है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो रीजन समझ में आ गया होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अगर फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, जिसे हम एक और भी मैं यहाँ पर जो है पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी। जितने भी पेंटाहालाइड्स होते हैं जनरली अगर हम बात करें तो दे आर द लेविस एसिड और लेविस बेस। तो देखो इसमें कोई लॉन पेयर तो होता नहीं है। अगर अभी मैंने यहाँ पे PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो क्या था? ऐसा स्ट्रक्चर आ रखा था, कोई लॉन पेयर नहीं था। लॉन पेयर नहीं था तो लेविस बेस तो है ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है क्या ये लेविस एसिड है? तो लेविस एसिड के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिगरेशन लिख के देखना पड़ेगा। कॉन्फिगरेशन लिख के देखना पड़ेगा फास्फोरस का कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन लिखते हो 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0 3s2 3p3 3d0। एक्साइटेशन करते हैं, यहां से उठा करके यहां भेज दिया तो 1 2 3 4 5 हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। इट हैज द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने का मतलब कि अगर ये चाहे तो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकता है और अपना कंपाउंड PCl5 के आगे और भी एक्सटेंड कर सकता है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर और एक्सटेंड कर सकता है, अपनी कोवलेंसी को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या कहलाता है? लेविस एसिड। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है। तो इसलिए जो है दे वर्क एज लेविस एसिड। अगर हमें लेविस एसिड के बारे में पूछता है तो आप उसका जो है कॉन्फिगरेशन लिखकर देख सकते हो। इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इट मीन्स इट इज लेविस एसिड, अदरवाइज लेविस बेस। लेविस बेस से यहाँ से स्ट्रक्चर देख के मालूम चल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, आगे भी आएगा, आप पढ़ोगे SOCl2 के बारे में।
SOCl2 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेविस एसिड है या लेविस बेस। तो सल्फर का आप है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 क्लोरीन से जुड़ गए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, एक लॉन पेयर है। अगर लॉन पेयर है तो इसका मतलब ये लेविस बेस है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का होना मतलब लेविस एसिड का होना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है SOCl2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इससे मालूम चल जाएगा कि ऑल द पेंटाहालाइड्स आर जनरली लेविस एसिडिक नेचर, नॉट द लेविस बेस। और एक और भी यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये सारे भी वाटर के साथ रिएक्शन शो करके दिखा सकते हैं एक्सेप्ट PF5। PF5 वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है P और F के बीच की जो बॉन्डिंग, इट इज समवट मोर स्ट्रॉन्गर देन द, अगर बॉन्ड होता है, रिएक्शन होता है तो P और O के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो P और F का जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू P और O। इस कारण से जो है ये जल्दी से हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करता, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द O, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जनरल ट्रेंड सारा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे दैट इज द कंपाउंड्स हमारे स्टार्ट हो गए। नाइट्रोजन की फैमिली में ज्यादा कंपाउंड्स हमारे कोर्स में नहीं है, बहुत सारे डिटेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज है वो सारी हमारे कोर्स में थी जो हम कर चुके हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हम नाइट्रोजन N2। तो जो हमारे कोर्स में है इंपॉर्टेंट पार्ट वो सारा मैं आपको कराऊंगी। तो इससे पहले तक का आप सारा का सारा जो है चैप्टर उसको रीड कर लो अच्छे से, ठीक है। उस पर बेस्ड जितने भी NCERT कॉन्सेप्चुअल जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप उसको रीड करो, और अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे अपनी क्वेरी सेंड करो। थैंक यू।